रहा है आपको, आज हम लोग भारत में राष्ट्रवाद कैसे आया, आखिरकार क्या हुई कि लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगी। हम लोग जानते हैं कि हमारा देश अंग्रेजों का क्या था, उपनिवेश था, हम लोग को पता है। और पहले व्यापार की दृष्टि से हमारे यहाँ आया, लेकिन फिर बाद में हम लोग को जो बहला फुसला कर यहाँ से शासन करने लगा, यही हम लोग जानते हैं। अगर सिंपल वे में समझे तो हम लोग आज जानेंगे कि भारत में राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद को आज हम लोग जानेंगे। हमने बताया था कि राष्ट्रवाद के उदय के विभिन्न कारण थे, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट कारण थे जो आपको हम बता चुके हैं। जैसे उसका कुछ कारण यह है कि राजनीतिक, अगर पहला देखे तो क्या था, राजनीतिक कारण, राजनीतिक कारण। अगर दूसरा देखे तो क्या था, आर्थिक, बोलो, आर्थिक कारण, आर्थिक कारण। तीसरा अगर जानेंगे तो क्या है, सामाजिक कारण, सामाजिक कारण। और अगर चौथा देखे तो वह था धार्मिक कारण, ये ना था धार्मिक कारण। यही सब कारण था। राजनीतिक कारण अगर सिंपल में देखे, राजनीतिक कारण क्या था, राजनीतिक कारण ये था कि जो देशी हमारा रियासत सब था उसका ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया गया। उसके बाद वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, द्वारा जो प्रेस चलता था उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। फिर 1879 में वो क्या क्या था, आर्म्स एक्ट लाया था। अगर इसको जानेंगे तो 1879 में क्या लाया था, आर्म्स एक्ट लाया था। उसके बाद जो है 1883 में जो है जो था, उसके बाद जो है 1905 का बंगाल विभाजन हो गया। 1905 में जो है क्या हो गया, बंगाल का विभाजन हो गया। तो कहने का इस सब कारण था, जो ये सब कारण थे जो हमारे देश में क्या किया कि राष्ट्रवाद को क्या किया, लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को जागृत कर दिया। यही हमारा राजनीतिक कारण था। यही सब कारण था, इस सबको डिटेल में हम पढ़ा चुके हैं आपको। उसके बाद था कि जैसे अगर हम समझे कि क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब व्यापार करने के उद्देश्य से आया था, कहाँ आया था, इंडिया आया था, तो व्यापार के दृष्टिकोण से आया था। लेकिन वो धीरे 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 यहाँ के लोगों को अपने मोह माया में, अपने जाल में फंसा कर जो है यहाँ से वो अपना शासन करने लगा। उसके बाद जो है अगर देखिए कि जब स्थिति कंट्रोल से बाहर गई तो 1857 में क्रांति हुआ। बताया थे कि वह क्रांति सिपाही विद्रोह, 1857 के अगर सिपाही विद्रोह को जानेंगे तो 1857 का सिपाही विद्रोह क्या था, सिपाही विद्रोह क्या था, एक मंगल पांडे नाम का एक व्यक्ति था, सैनिक था, जो क्या किया कि वह जो है ऐसा लोगों में, मतलब कि सैनिकों में ऐसी अफवाह फैल गई, क्या हुई कि लोगों में, मतलब सैनिकों में यह हो गया कि मतलब कि जो एक न्यू टेक्नोलॉजी का बंदूक आया, वो बम आया, बारूद आया, जिसमें हुआ था कि हम मुंह से छील कर उसको फेंकना होता था। इसमें सैनिकों में यह धीरे धीरे सभी सैनिकों को पता चल गया कि यह जो टेक्नोलॉजी आया है, जिसमें क्या है कि जो है गाय का चर्बी और सुअर का चर्बी इसमें मिला हुआ है, इसके कारण यह लोग अपने धर्म से जोड़ने लगे। तो यह सब 1857 की क्रांति था। लेकिन 1857 की क्रांति फेल होने का एक ही कारण था, उसका क्या था, यूनिटी का अभाव था। एक और देखेंगे तो नॉर्थ, अगर इंडिया के मैप को हम देखेंगे, इंडिया के अगर मैप को देखेंगे तो हम देखेंगे कि मान लीजिए कि इंडिया के अगर मैप को सही से अगर देखेंगे तो आप कि नॉर्थ में यह तो हुआ था, नॉर्थ में हुआ, लेकिन साउथ में इसका कोई असर नहीं था, साउथ में इसका कोई असर नहीं था। तो कहने का कि लीडरशिप का अभाव था। क्या था, लीडरशिप का अभाव था, लीडरशिप का अभाव था, कोई लीडरशिप अच्छा नहीं मिल रहा था। आंदोलन हुआ लेकिन यह सफल नहीं हो पाया। तो यही सब था कारण, राजनीतिक कारण था। उसके बाद हम जाने थे कि राजनीतिक कारण में कि उसके बाद जो है हम लोग धार्मिक कारण जाने थे। धार्मिक कारण कहते हैं, मतलब कि आर्थिक कारण था। आर्थिक कारण में क्या था, आर्थिक कारण को ठीक से देखिए तो उसमें था कि भारतीय कृषि और कुटीर उद्योग था, उसको मतलब कि खत्म करने के कगार पर था। कृषि और कुटीर उद्योग था, कृषि एंड कुटीर उद्योग था, वह खत्म करने के कगार पर था। उसके बाद जो अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था थी,
उसके बाद अगर देखेगा तो नील और कपास की जबरदस्ती खेती कराता था। नील और कपास की खेती, देखो नील और कपास की खेती की जबरदस्ती कराता था, जिसके कारण क्या था कि जो जमीन जो होता था, जो मतलब क्या हो जाता था, बंजर हो जाता था। कपास की खेती करने में भी वही चीज थी। भारतीय औद्योगिकरण का क्या हो गया था, जो भारतीय औद्योगिकरण था उसका क्या हो गया था, जो भी भारत का उद्योग सब था उसका मतलब विरोध होने लगा था। उसके बाद जो भारत में जो कपड़ा बनता था, भारतीय कपड़ा था, उसका भी विरोध होने लगा था। तो कहने का सेंस ये सब कारण है जिसके कारण जो है भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। फिर जानते हैं सामाजिक कारण क्या था। अगर सामाजिक कारण में हम देखें तो गोरे काले की भावना था। सामाजिक कारण में तो सबसे बड़ा था कि गोरे काला की भावना था। गोरे काले की भावना जो था, गोरे लोग अंग्रेज को लोग गोरे इंडिया के सभी व्यक्ति को काला बोला जाता था। इसमें जो गोरे काले में भेदभाव था। उच्च पदों पर जितना भी हायर पोस्ट होता था, उस सब पर जितना भी हायर पोस्ट होता था वो सब पर क्या था, उच्च पद पर जो है सिर्फ गोरे लोगों की नियुक्ति होती थी। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो भारतीयों में शिक्षा का, भारतीयों की शिक्षा का विरोध, भारत में जो शिक्षा थी, शिक्षा जो प्रणाली थी उसका विरोध करता था। उसके बाद देखा एक आईसीएस परीक्षा होता था। वह आईसीएस परीक्षा जो होता था कहाँ होता था, जो विदेश में होता था, वह लंदन में होता था। जिसके कारण भारत के जो लोग था वह उसमें जो बहुत धनी मतलब पहले तो था कि वो कोई जा ही नहीं सकता था, लेकिन बाद में हुआ कि कुछ कोई जाने लगा, मतलब कि जिसके पास काफी धन होता था, काफी पैसा होता था, वह जाने लगा। आपको बताया था कि पहला कौन था आईसीएस, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। हाँ, सुरेंद्र नाथ बनर्जी था। उसको जब उसकी जो नियुक्ति हुई तो वहां पे बताए थे कि वहां पे मतलब कि जब वहां लंदन में गए तो वहां पे एक मीटिंग हो रही थी। उस मीटिंग में जब सुरेंद्र नाथ बनर्जी गए हुए थे तो वहां पे टाइल्स लगा हुआ था और टाइल्स पर मतलब कि वो पिछल कर गिर गया, जिसके कारण वहां के जो गोरे लोग थे, वहां के जो अधिकारी लोग था, वो बोला यह ऐसा व्यक्ति है, मतलब कि इस ऐसे लोगों की पोस्टिंग अगर हम करते हैं जिसको चलने नहीं आ रहा है, वह राष्ट्र को क्या देखेगा, इसलिए इस सबको जो है नीचे पोस्ट को ही दिया जाए। उच्च पोस्ट पर यह काम करने वाले लायक या लोग भारतीय लोग नहीं है। तो कहने का अर्थ है कि हर तरह से जो है क्या किया गया था, लोगों को शोषित कर रहा था, जिससे लोगों में जो है स्थिति जो है दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। और भारत में जो लोग सब था वह उसके अंदर राष्ट्रवाद की भावना जो है पनप रहा था। उसके बाद था कि धार्मिक कारण था। धार्मिक कारण क्या था कि धार्मिक ग्रंथों का अनुमान, उसके बाद कांग्रेस की स्थापना हुआ, गरम दल की सक्रियता हुआ, ये सभी कारण आपको हम बता चुके हैं। हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और थोड़ा समझते हैं कि इसमें नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। हम देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 1757 से लेकर 1857 में राष्ट्रवाद की नींव पकड़ी। यहाँ दे रहा है कि 1757 से लेकर 100 साल में राष्ट्रवाद की नींव हुई। उसका पहला बता रहा है, यहाँ पर देखिए कि अंग्रेजी शासन के प्रति भारत का असंतोष बढ़ता जा रहा था। जो अंग्रेजी शासन था उसके प्रति भारतीयों का असंतोष बढ़ता जा रहा था। उसके कारण थे कि जीवन के हर क्षेत्र में अंग्रेजी हस्तक्षेप था। मतलब कहने का सेंस ये है कि लोगों को, भारत के लोगों को जीवन जीने की जो मौलिक अधिकारें थी उसको छीना जा रहा था। उसके हर क्षेत्र में अंग्रेजी हस्तक्षेप था। उसके हर क्षेत्र में क्या था, अंग्रेजों का हस्तक्षेप था, जिसके कारण जो है लोगों में क्या होने लगी, अरे बोलते रहो बीच बीच में, जिसके कारण लोगों में क्या होने लगी कि राष्ट्रवाद की भावना क्या होने लगी, पनपने लगी। उसके बाद है कि भारतीय क्षेत्रों पर कब्जा, रियासतों का अधिग्रहण। यह बात अभी तक हम बताए हैं कि जो भी भारतीय क्षेत्र था उस पर धीरे धीरे कब्जा करने लगा और जितना रियासत था वह सबका अधिग्रहण अपने अधीन करने लगा, अपने अंग्रेजी शासन के अधीन करने लगा। उसके बाद जो है किसानों और आदिवासियों का शोषण होने लगा। जो किसान सब लोग, तो बताया ना कि किसानों का शोषण कैसे होता था, उससे जबरदस्ती जो है नील की खेती करवाता था। यह नील की खेती की बात तो हम तिनकटिया प्रणाली जो हमारे बिहार के ही चंपारण जिले से, इसके चंपारण जिले में हो रहा था। तो चंपारण यही ना है, थोड़ा दूर हटकर है। तो यहाँ से यह जो तिनकटिया प्रणाली थी, तिनकटिया प्रणाली का अर्थ होता है कि आप 3/20 भाग, मतलब कि अगर 20 कट्ठा खेत है, उसमें से आपको जो है 4 भाग मतलब कि 3 भाग, मतलब कि 3 कट्ठा में आपको जो है नील की खेती करनी होती थी।
किसानों को इससे दिक्कत नहीं थी। किसान तो भाई कुछ भी, किसान है, किसान कुछ भी उपजा लेगा। लेकिन दिक्कत ये थी कि अगर नील की खेती होती थी, और सबसे बड़ी बात ये थी कि नील की खेती उस खेत में कहता था करने के लिए जो किसानों की सबसे ज्यादा जो मतलब कि सबसे ज्यादा उपज होता था, वैसे खेतों में कहता था कि नील की खेती कीजिए। और नील की खेती करने से होता क्या था कि जो उर्वरा शक्ति थी, जो खेतों की जो उर्वरा शक्ति थी, मतलब कि क्या हो जाती थी, कमजोर हो जाती थी, बंजर हो जाता था। वह बाद में कुछ दिन के बाद वो बंजर हो जाता, उस पर कोई खेती करने का लायक नहीं बनता था। उसके बाद यह धीरे धीरे क्या करने लगा, मतलब इससे भी किसानों और आदिवासी जो है पढ़े लिखे कम होते थे। मतलब कहने का सेंस, पढ़े लिखे क्या, वो नहीं पढ़े लिखे थे, लगभग नहीं पढ़े लिखे थे। उसका शोषण विभिन्न प्रकारों से होने लगा। उसके बाद जो है हस्तकलाओं का पतन, जो हस्तकला था हमारे भारत में, जो हस्तकला था उसका पतन होने लगा, और उद्योगों का विनाश, जो भी हमारा उद्योग था उसका क्या होने लगा, विनाश होने लगा। क्या होने लगा, विनाश होने लगा। यही सब कारण थे। उसके बाद जो है सामाजिक और धार्मिक जीवन में हस्तक्षेप करने लगा। तो अभी हम बताए हैं कि हमारे सामाजिक जीवन में हमारा सामाजिक जो हमारी जो परंपरा थी, जो हमारा ट्रेडिशन था, उस सब के अंदर घुस कर वह वार करने लगा। हमारे सामाजिक धर्म में, हमारे धार्मिक जीवन में वो हस्तक्षेप करने लगा कि यह धर्म आपका अच्छा नहीं, हमारे धर्म को अपनाइए। तो कहने का सेंस है कि धीरे धीरे यह काम मतलब यही सब कारण थे जिसके कारण जो क्या हुआ, राष्ट्रवाद की नींव पनपना शुरू हुई। उसके बाद अगर देखेंगे तो यहाँ पर देखो प्रशासनिक, सामाजिक और शैक्षणिक बदलाव हुआ। 18वीं शताब्दी में अगर तुम देखेगा तो प्रशासनिक, सामाजिक और शैक्षिक बदलाव हुआ, जो विभिन्न तरीके से किया गया था। उसके बाद है कि नए कानूनों और प्रशासन से भारत का एकीकरण किया गया। नया नया कानून ला करके भारत के प्रशासन का क्या किया गया, एकीकरण किया गया। नई शिक्षा और आधुनिकता की हवा दी गई। यहाँ के लोग जो है आधुनिकता की बात को समझते नहीं थे। यहाँ के लोग समझते थे कि हमारा जन्म, जैसे कि यह एक ही एग्जाम्पल से समझ लो, क्या मतलब कि लोग समुद्र पार करने से डरते थे। उन लोग को लगता था कि अगर हम समुद्र पार कर जाएंगे तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। हम लोग जो है हमसे भगवान जो है और अल्लाह, जो भी धर्म के यहाँ के जो लोग थे वह रुष्ट हो जाएंगे। वह आधुनिकता मतलब कि ऐसा यहाँ के लोग थे। यहाँ कहने का सेंस ये है कि यहाँ के जो लोग थे वह भोला भाला थे, और उसको जो है अंग्रेजों जो है वह अच्छी तरह से क्या किया, जो है मतलब कि मैंने अच्छा तरह से उसको क्या बनाया, बेवकूफ बनाया। और नया एजुकेशन पॉलिसी लाया जिसमें अंग्रेजी शिक्षा की क्या की गई, इंग्लिश एजुकेशन जो है, अंग्रेजी शिक्षा की क्या की गई, इंग्लिश एजुकेशन की क्या की गई, जोर दिया गया कि इंग्लिश एजुकेशन पर जोर दिया गया। कहने का सेंस है उसका स्वतंत्रता की भावना का अभाव था। लोग नहीं समझते थे कि हमारे यहाँ अंग्रेज शासन कर रहा है तो उससे क्या था, कि स्वतंत्रता मतलब कि वह नहीं समझता था। लेकिन धीरे धीरे जब लोगों को पता हुआ कि हमारे जीवन के हर क्षेत्र में वो हस्तक्षेप कर रहा है, हमारे धर्म में हस्तक्षेप कर रहा है, हमारे हर घर में हस्तक्षेप कर रहा है, किसानों की स्थिति दिन प्रतिदिन दयनीय होती जा रही है, आदिवासियों का शोषण हो रहा है, भारतीय क्षेत्रों पर कब्जा हो रहा है, रियासतों का अधिग्रहण हो रहा है, तो लोगों के अंदर जो है स्वतंत्रता की भावना जागना शुरू हुई कि हम स्वतंत्र होंगे, किससे, अंग्रेजों से। उसके बाद है यह कह रहा है कि इन सभी ने भारत में राष्ट्रवाद की नींव रखी। कहने का सेंस है अगर ऊपर के सारे पॉइंट्स को अगर आप लिख देते हैं तो आप जो है एग्जाम में आपको अच्छा मार्क्स आ जाएगा। कहने का सेंस है कि इन सभी कारण थे जिसके कारण जो है क्या हुआ था, जिसके कारण जो है अंग्रेजी से मतलब क्या हुआ था कि भारत में राष्ट्रवाद की क्या हुई थी, नींव क्या की गई थी, रखी गई थी। तो इतना बात आ गया समझ में। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, और नेक्स्ट स्लाइड पर हम जब देख रहे हैं तो इसकी तो भूमिका को तो समझिए, कांग्रेस की भूमिका को समझिए। कांग्रेस की स्थापना जरा बोलिएगा, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, जल्दी बताइए। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, हम बताए थे, बोलिए जरा। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे, एक जो है ब्रिटिश के ही रिटायर्ड ऑफिसर थे, जो मतलब अंग्रेज के ही रिटायर्ड अधिकारी थे, उसका नाम था एओ हुम, जो मतलब क्या थे, कांग्रेस के क्या किए थे, स्थापना किए थे। कहने का सेंस है कि हम आपको सारा बात बता दिए थे। 1885 से लेकर 1915 का जो समय था वो राजनीतिक पाठशाला में ककहारा सीखने का था। कहने का सेंस ये है कि 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई और 1915 तक राजनीति में, राजनीतिक का अर्थ होता है कि पॉलिटिक्स में ककहारा माने क ख ग सीखने का समय था। वो लोग जान नहीं रहे थे कि क्या होता है पॉलिटिक्स,
लेकिन अंग्रेज तो हर चीज से वह उसका टेक्नोलॉजी हाई था, वो धीरे धीरे वो हमारे यहाँ का हर सेक्टर पर वह कब्जा कर लिया था। तो कहने का सेंस है कि कांग्रेस की स्थापना जब हुई तो धीरे 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 क्या हुआ कि राजनीतिक पाठशाला में लोग धीरे धीरे पढ़ना शुरू किए, लोगों ने उसके अगेंस्ट जो भी कांग्रेस के जो लोग थे ब्रिटिश शासन के अधीन, ब्रिटिश शासन के विरोध में गए और धीरे धीरे क्या क्या हुआ आपको हम चलिए आगे बताते हैं। देखो सबसे पहले क्या है कि इनके इसका फोटो देखो, और यही व्यक्ति है जिसका नाम है एओ हुम। क्या नाम था? एओ हुम। एओ हुम जो है बताए थे ना, एओ हुम, एओ हुम थे, यही व्यक्ति थे जो क्या थे, एओ हुम थे जिन्होंने कांग्रेस की क्या किया था, स्थापना किया था। उसके बाद अगर हम देखेंगे सब कुछ यहाँ पे कुछ फिगर दिए गए हैं, कुछ यहाँ पे फोटो दिया गया है। आप इसको क्या कीजिए, आप हमको जरा बताइएगा इसका क्या नाम है, इनका क्या नाम है, इनका क्या नाम है और इनका क्या नाम है। हम इसको छोड़ देते हैं और आप लोग फोटो देखकर बताइएगा। फोटो देखकर बताना है कि ये लोग कौन है, कुछ ये लोग जो है कौन है, आप इनका जो है नाम आप कमेंट सेक्शन में लिखकर हमको बताइएगा। बात समझ गए इन लोगों का? हम जैसे कि नाम यहाँ पे लिख देते हैं, एक आपको एक में लिखना है, दो में लिखना है, तीन में लिखना है और चार आपको लिखना है। एक में फलना, एक दो में ऐसे, तीन में ऐसे, चार में ऐसे, ऐसे लिखकर आपको बताना है कि यह व्यक्ति सब कौन है। उसके बाद अगर चलिए कि प्रारंभिक नेताओं का योगदान क्या था। जब हम समझेंगे जो प्रारंभिक नेता हमारा था जब कांग्रेस की स्थापना हो गई तो उनका योगदान क्या था। उनका योगदान था कि भारतीयों को राजनीति का पाठ पढ़ाया। जो भारतीय था उनको जो है राजनीति का पाठ पढ़ाया। बताया ना कि जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो लोग जो है धारा सीखना स्टार्ट किया राजनीति का। उसके बाद है संगठन की शक्ति से परिचित कराया। ऑर्गेनाइजेशन का अभाव था। बताया ना कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसी में हम लोग चाहते तो अंग्रेज को खदेड़ सकते थे, लेकिन उस समय हमारे पास क्या था, लीडरशिप का अभाव था। क्या था? लीडरशिप का अभाव था, जिसके कारण जो है हम लोग जो है 1857 की क्रांति में क्या हुए, मतलब 1857 की क्रांति को क्या किया गया था, दबा दिया गया था। तो जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो संगठन की शक्ति से लोगों को परिचित कराया कि कैसे संगठन मजबूत होता है। उसके बाद जो है आने वाले राजनीतिक संघर्ष की पृष्ठभूमि तैयार की। आने पर कोई भी अगर काम आगे करना है तो उसकी पृष्ठभूमि पहले तैयार कर ली जाती थी कि राजनीतिक संघर्ष कैसे करना है। यह सब किसने सिखाया? जो प्रारंभिक नेता था। प्रारंभिक नेता का नाम, जैसे कुछ नेताओं का नाम आकर बताइए कुछ नेता का नाम। जैसे कि अगर कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष का नाम बोले तो उनका नाम था व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। उसके बाद है दादा भाई नौरोजी भी थे। बहुत सारे नेता हैं, नेताओं का नाम अनगिनत है। बहुत सारे क्रांतिकारी नेता हैं जो जिन्होंने मतलब कि उनका योगदान देश के मतलब कि आजादी दिलाने में, देश को आजाद दिलाने में, चाहे वो कोई भी एक मतलब कि एक एक व्यक्ति का योगदान रहा है। उसके बाद जो है लेकिन जैसा कि उग्रवादी नेता BG तिलक, बाल गंगाधर तिलक का कहना था कि 1885 से 1915 तक के संघर्ष के बारे में उन्होंने कहा था। देखो सबका अपना अपना सोच होता है। कुछ जो नेता लोग थे वो उग्रवादी कहते थे, मतलब उग्र विचार के लोग होते, उग्र मतलब वो तुरंत हाइपर हो जाते थे। और कुछ थे जो नरम दल के थे, जैसे कि उग्रवादी लोग में जैसे कि BG तिलक, उनका नाम आता है लाल बाल पाल। आप लोग नाम सुने होइएगा, लाल बाल और पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। उन लोग उग्रवादी नेता थे। वो लोग चाहते थे कि यह जो हम लोग जो है मतलब कि मुँह मुँह करके हम लोग आजादी दिला देंगे, ऐसा नहीं होगा। हम लोग बंदूक उठाइए और उनसे कंधे में उसके जो है आंख से आंख मिलाकर जो है उसका सामना करेंगे, या तो उसके तब जाकर यहाँ से वो भागेगा। तो 1885 से 1915 तक के संघर्ष के बारे में मतलब कि बाल गंगाधर तिलक जी कहते हैं कि इतने वर्षों तक हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी और बदले में हमें पत्थर मिले। मतलब कितना अच्छा बात, मतलब अच्छा बात तो क्या है, मतलब उनका एक सोच था। उनका क्या था? उनका सोच था कि हम जो है 1800 मतलब कहने का सेंस यह है कि लगभग 25 साल जो है हम जो है क्या किए, घुटने टेक कर रोटी मांगी, मुझे एक रोटी दे दो, लेकिन बदले में वो रोटी हमको न देकर हमको क्या दिया, या किनका
यह स्टेटमेंट था बाल गंगाधर तिलक का। बाल गंगाधर तिलक का स्टेटमेंट था कि इतने वर्षों तक हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी और बदले में हमें पत्थर मिला। आपको हम बताएंगे कि 1907 में कैसे जो है कांग्रेस में फूट पड़ जाती है। सूरत का अधिवेशन चल रहा था, उसी समय कांग्रेस में फूट पड़ती है और जो है नरम दल और गरम दल में विभाजित हो जाता है नेता सब। फिर जाकर 1916 के लखनऊ पैक्ट में कैसे उसमें मिलन होता है, फिर जाके हम लोग कैसे आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे सब चीज हम आपको बता भी चुके हैं और एक पीपीटी के माध्यम से थोड़ा आपको इससे क्विक रिव्यू करा देते हैं। तो यह पॉइंट को याद कर लेना कि हो सकता है कि कोर्ट में आपको दे दे इतने वर्षों तक हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी और बदले में हमें क्या मिला, पत्थर मिला। उसके बाद चलो आगे हम देखेंगे। अभी तक तो हम लोग देखे कि 1885 से लेके 1915 तक के काल को बता रहा है कि राजनीति में क्या सीखने का, ककहारा सीखने का क्या था, समय था। लेकिन 1915 से लेकर 1931 तक के टर्म को हम लोग जानेंगे और देखेंगे 1915 से लेकर 1931 तक क्या हुआ था, प्रथम चरण में क्या हुआ और असहयोग तक हम जानेंगे कि असहयोग आंदोलन कैसे हुआ। तो हम चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में जानते हैं। देखो कहने का सेंस ये है कि जब 1915 में देखो 9 जनवरी 1915 को 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आए थे। कहाँ? गांधी जी भारत लौटे। इससे पहले वह कहाँ थे? साउथ अफ्रीका में थे। तो उसके बाद जब 1915 में गांधी जी आते हैं तो क्या राजनीति में क्या बदलाव होता है उसको हम लोग आगे के स्लाइड में देखेंगे। देखिए 1915 के बाद जो है का युग जो है गांधी युग के नाम से जाना जाता है। जो 1915 के बाद जो है गांधी युग के नाम से क्या कर दिया जाता है, जाना जाता है। बात सही है। 1915 से लेकर अगर देखिएगा 1915 से लेकर 1947 तक देश की आजादी दिलाने तक गांधी जी की जो भूमिका थी वह क्या थी, अहम थी। गांधी जी को जो भूमिका थी क्या थी, अहम थी। हर क्षेत्र में उनका जो योगदान अच्छा रहा है। उनका एक ही कहना था, उनका 2 चीज पर फोकस था कि सत्य पर रहेंगे और अहिंसा, सत्य और अहिंसा। सत्यवादी रहेंगे और बिना हिंसा किए हुए अंग्रेजों से हम मुकाबला करेंगे, डटकर मुकाबला करेंगे और अंग्रेजों को भगाएंगे। और आखिरकार इस कार्य में वह सफल भी हुए। तब जाके जो है 1915 से लेकर 1947 तक अगर देखिएगा तो लगभग 1947 में से 1915 का अगर घटा लीजिए तो 7 में से 5 का जो 4 में लगभग 32-33 वर्ष वह उनका जो संघर्ष रहा था वह काफी क्या रहा था, मतलब सराहनीय रहा था उनका संघर्ष। कि उन्होंने आखिरकार हमारे भारत देश को क्या आजादी में उनकी अहम भूमिका थी। उसके बाद है गांधी जी ने इस पूरे काल में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को दिशा दी और संचालित किया। देखो एक नेता का अभाव था, लीडरशिप का अभाव था। जो गांधी जी जब आए भारत लौटे तो उन्होंने सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की क्या दी, दिशा दी। क्या दी, दिशा दी। और उन्होंने संचालित भी किया। उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसे हो, वो ऑर्गेनाइजेशन कैसे चले, उनका संचालन भी, मार्गदर्शन भी वो क्या करते थे। तो जिसके कारण जो है क्या हुआ कि गांधी जी की भूमिका जो है अहम हो जाती है। उसके बाद है गांधी जी जो है 1915 में दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत आए। यह बात आपको हम ऊपर ही बता दिए हैं। उसके बाद है कि इस समय भारत में क्या परिस्थितियां थी। आप जरा हमको एक कमेंट सेक्शन में बताइएगा या हमको लिख कर मैसेज कीजिएगा कि इस समय भारत में क्या स्थितियां थी जब गांधी जी भारत लौटे। जब गांधी जी भारत लौटे तो भारत में परिस्थितियां क्या थी, भारत में परिस्थितियां क्या थी, जरा बताइएगा। उसके बाद है कि देखो 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में भारतीय परिस्थिति, जो 20वीं सदी शुरुआत होती है उसके प्रारंभिक वर्षों में भारत में परिस्थितियां क्या थी उसको हम लोग धीरे धीरे देखते हैं। देखो क्या था कि प्रथम विश्व युद्ध का असर था। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब हुआ था, तो 1914 से लेकर 1918 तक। इसका भी
बहुत सा कारण है जिसके कारण प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। उसके बाद है, अगर ठीक से देखिएगा तो कीमतों में वृद्धि हो गया था और करों में वृद्धि हो गया था। जो भी गुड्स था या सर्विसेज था, कुछ भी था, उसके जो कीमत में क्या था, क्या हो गया था, वृद्धि हो गया था। तथा जो टैक्स था क्या हो गया था, वृद्धि हो गया था। तो प्रथम विश्व युद्ध का असर ये हुआ कि देखो प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ कि बहुत मतलब कि पैसा खर्च हुआ, और इतना पैसा खर्च हुआ जिसके कारण हम कल्पना नहीं कर सकते हैं कि इसमें लगभग 60,000 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे। एक सरकारी आंकड़ा है, लेकिन यह वास्तविकता नहीं है। इसका रियलिटी अगर समझिएगा तो 60,000 क्या, लगभग 6 लाख 7 लाख लोग मारे गए थे इसमें। तो कहने का सेंस सैनिक मारे गए थे, कहने का सेंस ये है कि जो प्रथम विश्व युद्ध का असर क्या हुआ कि जो कीमत में जो था वह क्या हो गया, वृद्धि हो गया, और टैक्स में वृद्धि हो गया। अंग्रेज जो था, चूंकि लड़ाई में खर्च ज्यादा होता है, तो लड़ाई में खर्च ज्यादा हुआ, तो यह क्या किया कि जो ही वह उधर से वह लड़ाई प्रथम विश्व युद्ध को लड़कर आया, तो इधर क्या किया कि कीमत में वृद्धि कर, जो भी सामान था उसके कीमतों में वृद्धि कर दिया, और जो भी यहाँ के लोगों था उसके टैक्स में वृद्धि कर दिया, जिसके कारण लोगों में धीरे धीरे जो है विरोध की भावना उसके प्रति पनपने लगी, और राष्ट्रवाद की जो है भावना लोगों में पनपने लगी। आयकर नामक नए कर की शुरुआत यहीं से। देखो इनकम टैक्स, आयकर में क्या होता है कि आप जो कमा रहे हैं, आपको जैसे कि हम लोग अभी देते हैं इनकम टैक्स, हम अगर कमा रहे हैं तो हम लोग इनकम टैक्स देते हैं कि हमको जितना आमदनी है उसका टैक्स। जैसे कि सरकार को पैसा कहाँ से आता है, सरकार को पैसा कोई पेड़ थोड़े ना है कि पेड़ पर से हिला लेगा पैसा गिर जाएगा। सरकार के पास पैसा कहाँ से आता है, टैक्स से आता है। तो सब विभिन्न प्रकार के टैक्स है। तो क्या है, एक नया कर लाया इनकम टैक्स, कि जो आप कमा रहे हैं उसमें सरकार को एक टैक्स दीजिए। सीमा शुल्क, जो भी सीमा शुल्क में वृद्धि की गई, जो भी मतलब कि सामान जो है मतलब एक इधर से उधर जाता था तो जो सीमा पड़ता था, तो उस सीमा पर जैसे कि मान लीजिए कि हमको बिहार से सामान जो है यूपी ले जाना है, तो बीच में बॉर्डर जो पड़ेगा तो इसी को बोलते हैं सीमा। तो इस सीमा में के शुल्क लगता था, मान लो कि पहले दूर लगता था, अब उसको बढ़ा कर 4 रुपया कर दिया, जिसके कारण लोगों में क्या हो गया कि धीरे धीरे जो है अंग्रेजों के खिलाफ क्या होने लगी, असंतोष की भावना पनपने लगी, और लोगों में राष्ट्रवाद की क्या होने लगी, भावना उत्पन्न होने लगी। उसके बाद है 1913 से 18 के बीच कीमतें दोगुना हो चुका था। यही समझिए कि जो चीज 1913 में 2 रुपया में मिल रहा था, समझने के लिए एक चार्ट देखो कि मान लो 1913 रुपया में कोई चीज 2 रुपया में मिल रहा था, वह 1918 आते आते 4 रुपया हो गया। मतलब अगर हम कीमत में वृद्धि देखें तो क्या होता है, अगर प्रतिशत निकालेंगे तो 2 से 4 हो गया, मतलब 2/2 गुने 100, मतलब कि 100%। यह तरीका थोड़े ना होता है, यह बहुत होता है। अगर देखा जाए तो 100% की क्या हो गई, कीमतें में वृद्धि कर दी गई, जिसके कारण क्या था कि भारत की स्थिति जो है दिन प्रतिदिन, भारत के लोगों की जो स्थिति थी वह दिन प्रतिदिन क्या हो रही थी, खराब हो रही थी। उसके बाद जो है युद्ध के लिए सिपाहियों की जबरन भर्ती की गई थी। बताए थे आपको, हम एक क्लास लिए थे उसमें आपको बताए थे कि युद्ध के लिए जो है उस समय गांधी जी भी, जो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो उसमें गांधी जी भी लोगों को प्रेरित किए थे। क्यों, क्योंकि अंग्रेज कहा था, जो अंग्रेज था, जो भी ब्रिटिश थे, वह बोला था कि अगर आप इसमें हमारा साथ देंगे तो आपको हम एक अच्छा शासक देंगे, और यहाँ के लोगों को हम शासन करने के लिए आमंत्रित करेंगे। तो गांधी जी कहे कि ठीक है, क्यों नहीं इसका साथ दे। गांधी जी भी, क्योंकि उसमें उनकी गलती कोई नहीं थी, सब चाहता है कि हमारा देश आजाद हो जाए। अगर मान लीजिए हम पर कोई हावी है, मान लीजिए हमको कोई मारने आया है, अगर हमको कुछ कहेगा कि ठीक है कि आप हमारा इसमें साथ, कोई हमारा दुश्मन है, और अगर हमको कहेगा कि यह इस काम में मदद कीजिए तो हमसे आपका दुश्मनी खत्म हो जाएगा, तो क्यों ना उसका हम साथ देंगे। तो इसलिए जो है भारत के लोग जो है गांधी जी को, कांग्रेस के लोग भी गांधी जी को कहा था कि यह जो है अंग्रेजों का सर्जेंट है। यह जो है चूंकि सिपाहियों की जबरन भर्ती की गई थी, उसके बाद जो है 1918 से 21 के बीच जो है खराब फसल हो गया था, मतलब वर्षा नहीं हो रहा था, जिसके कारण फसल खराब हो गया था। फिर एक फ्लू की महामारी आ गई, और अकाल के वर्ष थे, मतलब अकाल भी बहुत पड़ता था। पहले अकाल भी पड़ता था, अकाल का सेंस होता था कि
बहुत दिन तक जो है वर्षा नहीं होना, जिसके कारण खेतों में जो क्या हो जाता था, दरारें पड़ जाती थी, खेतों में दरारें पड़ जाती थी और अन्न जो है अन्न का उत्पादन नहीं होता था, जिसके कारण जो है मतलब बहुत सारा कारण था। तो प्रारंभिक परिस्थिति हम लोग जान गए यही सब थी। इतना तक क्लियर है। आगे देखिए, नया नेता नई दिशा। हम बताए हैं कि आपको हम कोई भी लीडर का नाम नहीं बताएंगे, लेकिन आपको बताना है इसका नाम क्या है। नया नेता नई दिशा। इस फोटो में कौन है और इस फोटो में कौन है, दोनों का नाम कमेंट सेक्शन में डालना है, लिखना है या डालना है। मतलब कि दोनों का नाम जो है आपको कमेंट सेक्शन में क्या करना है, डालना है। इन दोनों का नाम कि यह कौन थे, समझिए। नया नेता नई दिशा, थोड़ा दिमाग लगाइएगा, पकड़ लीजिएगा। उसके बाद है देखो यह गांधी जी कैसे जो है लोगों को संबोधित कर रहे हैं, यह कब का फोटो है। फिर गांधी जी को जेल में डाल दिया गया तब का फोटो है, यहाँ देखो। उसके बाद जो है फिर गांधी जी को देखो, गांधी जी को पहले सूट बूट में हम लोग देखते थे, आज उनको देखो एक जो है, देखो यहाँ पे गांधी जी एक धोती में एक ही धोती को नीचे पहनते थे और उसी को ऊपर ओढ़ लेते थे। यह घटना क्यों हुई थी इसके बारे में बता चुके हैं कि देखो क्या हुआ था 1917 में, जो 1916 का लखनऊ अधिवेशन चल रहा था। थोड़ा इसको समझेंगे कि 1916 में जब लखनऊ अधिवेशन चल रहा था, तो उसी 1916 में गांधी जी भी उस सम्मेलन में, उस अधिवेशन में गए थे। और उसी अधिवेशन में चंपारण के एक किसान थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल। क्या नाम था? जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल। क्या नाम था? देखो क्या था उनका, देखो मतलब कि 1916 में लखनऊ अधिवेशन चल रहा था। क्या चल रहा था? लखनऊ अधिवेशन। और लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी क्या थे? गांधी जी शामिल थे। गांधी जी क्या थे? शामिल थे। हुआ या कि उसी अधिवेशन में चंपारण के एक किसान, चंपारण बिहार में पड़ता है, बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में चंपारण के एक किसान जो है, उनका नाम था राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल नामक एक व्यक्ति था जो गांधी जी से मिलना चाहते थे, और उनकी मुलाकात जो है गांधी जी से हुई भी। तो गांधी जी को उन्होंने कहा, गांधी जी को वो जो किसान था राजकुमार शुक्ल, वो बोला कि हमारे यहाँ जो एक प्रणाली है किसान की 3 कठिया प्रणाली। क्या थी? 3 कठिया प्रणाली से रूबरू उनको कराया। राजकुमार शुक्ल जो है गांधी जी से रूबरू कराया। तो गांधी जी उसी समय जो है उनको एक क्या किए, आश्वासन दिए कि ठीक है हम चंपारण आएंगे। और एक तरह से कहा जाए तो 1917 में गांधी जी चंपारण आए, और चंपारण से ही उनका प्रथम क्या था? प्रथम आंदोलन था। प्रथम एक तरह से कह सकता है कि प्रथम जन आंदोलन था उनका 1917 से। चंपारण सत्याग्रह, प्रथम सत्याग्रह कह सकते हो कि सत्याग्रह। और वहां पर जाकर किसानों के लिए एक एग्रीगेरियन कमेटी बनाई गई, उसमें गांधी जी को सदस्य चुना गया, और तब जाकर किसानों पर से 3 कठिया प्रणाली जो थी क्या की गई थी, उसको समाप्त किया गया था। तो कहने का सेंस ये है, तो कहने का एक चीज हम यहाँ पे बताना चाह रहे थे आपको, हुआ ये कि जब गांधी जी कुछ महिलाओं से मिले, तो वहां पे गांधी जी को कुछ महिलाएं आकर बताई कि हमारे यहाँ, क्योंकि वहां की बिहार की स्थिति, तो वहां देखो अगर भारत की बात करें, और भारत में अगर हम बिहार की बात करें, तो बिहार सबसे पिछड़ा स्टेट था। और पिछड़ा स्टेट में भी अगर उत्तर बिहार की बात करें तो और पिछड़ा है, और उत्तरी बिहार में चंपारण आता है। तो कहने का सेंस है, जब गांधी जी कुछ महिलाओं से मिले, तो महिलाओं लोग ने बताया कि हमारे पास कपड़े नहीं है। अगर एक दिन हम एक दिन पहनते हैं कपड़ा, तो दूसरे दिन हमको बिना कपड़ा का रहना पड़ता है, और तीसरा दिन अगर उस दिन नहा ले तो हमको तीसरा दिन कपड़ा पहनना पड़ता, घर से बाहर नहीं निकलना पड़ता था। यह सब बात सुनकर गांधी जी को बड़ा खराब लगा कि ऐसे देश में हम रहते हैं जहां पर एक लोगों को पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, खाने के लिए अन्न नहीं है। तो इसी से क्षुब्ध होकर गांधी जी जो है उन्होंने कपड़ा का क्या कर दिया था? त्याग कर दिया था। कपड़ा का त्याग कर दिया था, और उन्होंने सूट बूट हटाकर, जो सूट बूट पहनते थे वह सूट बूट हटाकर उन्होंने धोती पहनना स्टार्ट किया, और उनका वही कपड़ा
जब तक देश आजाद नहीं हुआ तब तक उनका यही कपड़ा रह गया। तो कहने का सेंस ये है कि यह सब थोड़ा ये सब है, इसको देखिए। फिर एक फिगर देखिए इसमें गांधी जी को देखो यहाँ पे बगल में बैठाया गया है। तो यही गांधी जी, गांधी बनना बउआ बोलना आसान है। अभी के जो कुछ बच्चे हैं या कुछ लोग हैं वो गांधी को गाली देता है, क्योंकि देखो आज सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया में वही दिखाता है जो आप देखना चाहते हैं। आप यूट्यूब हो या फेसबुक हो, व्हाट्सएप आप चलाते हैं, अगर आप स्क्रॉल कीजिएगा ऊपर तो जो चीज में आप इंटरेस्ट होइएगा ना, अगर आपको जो चीज में इंटरेस्ट होगा, जो चीज देखिएगा वही यूट्यूब आपको दिखाएगा, वही फेसबुक आपको दिखाएगा। तो कहने का सेंस है यह सब जो है तुरंत इसको जो है कॉपी पेस्ट हो जाता है। गांधी जी के बारे में विभिन्न प्रकार की बातें बोली जाती है। यह गांधी बनना बुआ आसान बात नहीं है। जो एक बड़े धनी घर के व्यक्ति वह कैसे अपने का वस्त्र त्याग कर देता है। अरे आज अपने वार्ड मेंबर से जाकर कोई मुंह लगा कर देखो ना। आज अपने यहाँ मुखिया का चुनाव होता है, ग्राम पंचायत में जाइए मुखिया का चुनाव होता है, और मुखिया के चुनाव में तो जाते हैं और वार्ड मेंबर से तो आप मुंह लगा ही नहीं सकते हैं, वार्ड मेंबर से मुंह नहीं लगा सकते हैं। यह व्यक्ति देखो कि अंग्रेजों से जाकर क्या कर लिया था, आंख में आंख डालकर उससे लड़ लिया। तो कहने का सेंस है कि गांधी बनना बुआ आसान काम नहीं है। गांधी जी का योगदान सचमुच सराहनीय है। अब है महात्मा गांधी के बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है जरा बताइए। महात्मा गांधी 1915 में महात्मा गांधी भारत लौटे। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने जन आंदोलन का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया था। आपको हम बताए थे उनकी जो प्रथम सत्याग्रह थी वो साउथ अफ्रीका में ही थी। आंदोलन के नए तरीकों को उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में सफलतापूर्वक आजमाया था और उनका आंदोलन का नाम था सत्याग्रह और अहिंसा। क्या नाम था? सत्याग्रह और अहिंसा। क्या था? सत्याग्रह और अहिंसा। सत्याग्रह और अहिंसा इनके आंदोलन का क्या था? नारा था इनके आंदोलन का। और उनका आंदोलन, इनका जो यह आजमाया गया यह आंदोलन था, सफलतापूर्वक आजमाया गया था और वह क्या था? अफ्रीका में सफल भी हुआ था। उसके बाद है सत्याग्रह का थोड़ा अर्थ हम लोग समझ लेते हैं कि सत्याग्रह का अर्थ क्या होता है। देखो सत्याग्रह का मूल अर्थ है कि सत्य के प्रति आग्रह। अगर तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सत्याग्रह क्या है, तो सत्याग्रह का अर्थ होता है सत्य के प्रति आग्रह। अन्याय का सर्वथा विरोध करते हुए, जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध करते हुए अन्याय के प्रति वैरभाव न रखना सत्याग्रह का मूल लक्षण है। हमें सत्य का पालन करते हुए निर्भयता पूर्वक मृत्यु का वर्ण करना चाहिए और मरते मरते भी जिसके विरुद्ध सत्याग्रह कर रहे हैं उसके प्रति वैर भाव का क्रोध नहीं करना चाहिए। कहने का सेंस यह है कि अगर आप सत्याग्रह कर रहे हैं तो सत्याग्रह का जो मूल अर्थ होता है सत्य के प्रति आग्रह। मतलब कि कहने का सेंस है कि अगर आप जिसके प्रति विरोध कर रहे हैं, जिसके खिलाफ आप विरोध कर रहे हैं, उसके खिलाफ कभी भी उनके प्रति आपको दुश्मनी नहीं रखना है, वैर भाव का मूल नहीं रखना है। सत्याग्रह का मूल लक्षण है। और हमें सत्य का पालन करते हुए हम जो सत्याग्रह सत्य पर का जो आग्रह कर रहे हैं, हमको सत्य का पालन करते हुए निर्भयता पूर्वक, मतलब बिना डरे हुए मृत्यु का वर्ण करना चाहिए कि हमको मर जाएंगे, मरते मरते भी जिसके विरुद्ध हम सत्याग्रह कर रहे हैं उसके प्रति वैर भाव या क्रोध नहीं होना चाहिए। अगर आप उसके प्रति क्रोध हो गया, आपको उसके प्रति आपका मन वैर भाव की हो गई, दुश्मनी का हो गया, तो इसका अर्थ सत्याग्रह नहीं होता है। यह बात आप लोग को समझ में आ रहा है? यह अभी के जमाने में जरा हमको बताइए कितना से होगा। अभी हम लोग लड़ाई का, अभी हम लोग जाते हैं कुछ मांगने, न देता है तुरंत हम लोग लाठी निकाल लेते हैं, दो को फोड़ देते हैं ना, तो दो अपने फोड़ा जाते हैं। यही है। तो कहने का सेंस यह है। उसके बाद जो है सत्याग्रह में अपने विरोधी के प्रति हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। जिसको हम विरोधी मान रहे हैं उसके लिए हिंसा का कोई स्थान नहीं है। उसके प्रति हिंसा तो होना ही नहीं चाहिए। उसके प्रति हिंसा के लिए सोचना भी बेवकूफी का काम है। धैर्य एवं सहानुभूति से विरोधी को उसकी गलती से मुक्त करना चाहिए। हमको पैसेंस रखना होगा, हमको पैसेंस रखना चाहिए, हमको पैसेंस रखना है एवं सहानुभूति से
हम सहानुभूति से विरोधी को उसकी गलती से मुक्त कर, जो गलती कर रहा है उसको सहानुभूति से उसकी गलती को माफ कर देंगे, क्योंकि जो एक को सत्य प्रतीत होता है वही दूसरे को गलत दिखाई दे सकता है। आप देखेंगे सत्य में कि अगर आपको कोई चीज गलत लग रहा है, माने कोई चीज अगर आपको सही लग रहा है, इसका मतलब है और दूसरों को वह गलत दिखाई दे रहा है, इसी का अर्थ होता है मतलब कि सत्याग्रह। तो धैर्य का तात्पर्य है, अगर धैर्य पैसेंस का मतलब है कि कष्ट सहन से है कि आप पैसेंस रखिए, मतलब कष्ट करिए। इसलिए इस सिद्धांत का अर्थ हो गया है कि विरोधी को कष्ट अथवा पीड़ा देकर नहीं, बल्कि स्वयं कष्ट उठाकर सत्य का रक्षण कीजिए। अगर आपको पता है कि सत्य यह चीज है और विरोधी को आप जान रहे हैं कि वो गलत कर रहा है, तो इसका अर्थ है कि आप स्वयं कष्ट उठा लीजिए और सत्य का रक्षा कीजिए। विरोधी को कष्ट अथवा पीड़ा नहीं दीजिए। अगर विरोधी को कष्ट दे दिए, पीड़ा दे दिए, तो इसका अर्थ सत्याग्रह नहीं हुआ, इसका अर्थ सत्य का रक्षण नहीं हुआ। तो कहने का सेंस है, कितना अच्छा बात कहा गया है। अगर इस बात को आप लिखते हैं तो एग्जाम में आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। उसके बाद है, गांधी जी ने लॉर्ड हंटर के सामने सत्याग्रह की संक्षिप्त व्याख्या इस प्रकार की थी। लॉर्ड हंटर का नाम सुना होगा। लॉर्ड हंटर कौन था? उसके सामने सत्याग्रह की एक संक्षिप्त व्याख्या उन्होंने इस प्रकार की थी कि यह ऐसा आंदोलन है जो पूरी सच्चाई पर कायम है। यह ऐसा आंदोलन है जो पूरी सच्चाई पर कायम है और हिंसा के उपायों के एवज में चलाया जा रहा है। जो आप हिंसा कर रहे हैं उसके एवज में चलाया जा रहा है। अहिंसा सत्याग्रह दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। अगर आप लॉर्ड हंटर वही ना था, कौन था बताइए? लॉर्ड हंटर के बारे में बताइए, हम लिख देते हैं लॉर्ड हंटर कौन था। हंटर कमिटी बनाया गया था। लॉर्ड हंटर कौन था बताइएगा। तो हंटर के सामने उन्होंने बताया था कि अहिंसा सत्याग्रह दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। हमको हिंसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सत्य तक पहुंचने और उन पर टिके रहने का एकमात्र उपाय ही अहिंसा है। अगर आपको सत्य पर टिके रहना है और उन पर टिके रहने का एकमात्र उपाय है, क्या है? अहिंसा है। और गांधी जी के इन्हीं शब्दों में अहिंसा किसी को चोट न पहुंचाने की नकारात्मक कीर्तिमान न नहीं है, बल्कि यह सक्रिय प्रेम की विधायक है, वृत्ति है। तो कहने का सेंस है, इस चीज को एक बार आप लोग रीड करिएगा और इसको मन में भी रखिएगा। ये बहुत अच्छा चीज है। यह सब चीज रखने से आपको जो है मतलब कि सत्य, देखो कोई भी काम अगर सत्य में है, हम लोग भी कोई काम करते हैं, अगर हम लोग सत्य पे होते हैं तो हम लोग को कोई डर नहीं लगता है। और जब सत्य में नहीं होते हैं, हम गलत होते हैं, तो हमको अपने आप में डर लगने लग जाता है। तो कहने का सेंस यह है कि सत्य के प्रति सत्य का रक्षण कीजिए, विरोधी को कष्ट मत दीजिए, उसको पीड़ा नहीं दीजिए, आप स्वयं कष्ट उठाकर सत्य का क्या कीजिए? रक्षण कीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अहिंसा के बारे में थोड़ा समझा देते हैं। अभी हम सत्याग्रह के बारे में जाने और अभी हम अहिंसा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अहिंसा क्या है? देखो, अहिंसा का अर्थ होता है मैं स्वयं को एक व्यावहारिक आदर्शवादी मानता हूं। किसको? मैं स्वयं को, अपने आप को कह रहा है, मैं स्वयं को एक व्यवहारिक और आदर्शवादी मानता हूं। अहिंसा का धर्म केवल ऋषियों और संतों के लिए नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो ऋषि है, जो संत है, जो साधु है, उसी के लिए है कि हिंसा नहीं करेगा। हम सबका दायित्व है कि सबको अहिंसा नहीं करना चाहिए। यह सामान्य लोगों के लिए, यह नॉर्मल लोगों के लिए भी है। अहिंसा उसी प्रकार से मानवों का नियम है जिस प्रकार से हिंसा पशुओं का नियम है। आज हम लोग देखते हैं मीट मछली खूब खाते हैं, किसी पशु पक्षी को मार देते हैं, भोजन कर लेते हैं, तो उसके लिए हम क्या कहते हैं कि हिंसा पशु को नहीं, किसी पशु को नहीं मारिए, लेकिन हम मानव से झगड़ा कर रहे हैं। तो पशु की आत्मा सुप्तावस्था में होती है और वह केवल शारीरिक शक्ति के नियम को ही जानता है। मानव की गरिमा एक उच्चतर नियम, आत्मा के बल का नियम के पालन का अपेक्षा करती है। जो मानव का जो गरिमा है, आपकी डिग्निटी है कि एक उच्चतर रूल को, आत्मा के बल का नियम के पालन का अपेक्षा करती है। यह अहिंसा का मतलब होता है। उसके बाद कह रहा है सेकेंड में कि अहिंसा जो है, मैं केवल एक मार्ग जानता हूं, वह है अहिंसा का मार्ग। अहिंसा का मार्ग, हिंसा का मार्ग मेरी प्रकृति के विरुद्ध है।
हम अगर हिंसा कर रहे हैं तो उसके प्रकृति के क्या है, विरुद्ध है, प्रकृति के विरुद्ध है। मैं हिंसा का पाठ पढ़ाने वाले शक्ति को बढ़ाना नहीं चाहता। जो हिंसा का पाठ पढ़ाने वाला शक्ति को अभी हमारे देश में क्या हो रहा है, एक कौम से दूसरे कौम को लड़ाना चाह रहा है। तो यह क्या है, हिंसा है कि अहिंसा है? हिंसा है कि आज उधर मार दीजिए, आज उधर काट दीजिए, अपना रोटी सेकने के लिए नेताजी लोग जो है अपनी कुर्सी को बरकरार रखने के लिए हम देखो। और यह जो काम कर रहा है वह कौन कर रहा है? जिसकी उम्र 15 साल से लेकर 20 साल तक है, वही लड़का हो, वही लड़का सब जो है क्या कर रहा है, वही युवा सब जो है वह जाकर, जो नाबालिग है, इसकी एज भी नहीं है कि वह बालिग है, नाबालिग है, और यही सब जाकर हिंसा कर रहा है। इस सबको यह बंदूक निकाल कर जाकर लड़ाई कर रहा है। क्यों? क्योंकि वह जो हमारा लीडर है वह भड़काऊ भाषण देता है, वह अपनी कुर्सी को बचाने के लिए। तो कहने का सेंस है, मैं हिंसा का पाठ पढ़ाने वाली शक्ति को बढ़ावा नहीं देना चाहता। मेरी आस्था मुझे आश्वस्त करती है कि ईश्वर बेसहारों का सहारा है। तो वो कितना अच्छा बात है कि मेरी आस्था मुझे आश्वस्त करती है, मेरी जो आस्था है मुझे आश्वस्त करती है कि हम ईश्वर जो है सिर्फ बेसहारों का सहारा है, जो बेसहारा है उसी का सहारा है, ईश्वर मुझे कहती है। और वह संकट में सहायता तभी करता है जब व्यक्ति स्वयं को उसकी दया पर छोड़ देता है। और इसी आस्था के कारण मैं यह आशा लगाया बैठा हूं कि एक न एक दिन वह मुझे ऐसा मार्ग दिखाएगा जिस पर चलने का आग्रह मैं अपने देशवासियों से विश्वास पूर्वक कर सकूंगा। तो कितना अच्छा बात गांधी जी, यह गांधी जी की जो दो बातें हैं, सत्याग्रह और अहिंसा, अगर सचमुच इसके मीनिंग को आप लोग अगर समझ गए तो हमको लगता है कि आपको रियलिटी में सत्याग्रह और अहिंसा से प्रेम हो जाएगा। इस लाइन को अगर हम दोबारा देखेंगे, क्या कह रहा है कि इसी आस्था के कारण मैं यह आशा लगाए बैठा हूं कि एक न एक दिन वह मुझे ऐसा मार्ग दिखाएगा जिस पर चलने का आग्रह मैं अपने देशवासियों से विश्वास पूर्वक कर सकूंगा। और हुआ यही, कितना नेता आए, बंदूक निकाला, गोली खाया, 4 गो को मारा, अपने खत्म हो गया, अंग्रेज शासन करता रहा। लेकिन गांधी जी की जो यह सत्याग्रह थी और अहिंसा का जो मार्ग था, उसी के रास्ते पर चलते हुए देश आजाद हुआ कि नहीं हुआ। तो कहने का सेंस ये है कि यह अहिंसा का क्या था। अब देखिए थोड़ा इसके बाद जो है यह क्लास कमेंट करेंगे, फिर हम कल बताएंगे। देखो भारत में गांधी जी के प्रारंभिक आंदोलन क्या था, बताए थे 1916 में चंपारण नील की खेती के विरुद्ध। देखो यह सब 1917 में हुआ है, यह गलत यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे जो है इसको काट के यहाँ पे लिख लो 1917 में उन्होंने चंपारण नील की खेती के विरुद्ध क्या किया था, आंदोलन किया था। 1900 सब गलती है। 1918 में जो है 1918 में खेरा में गुजरात अकाल के कारण टैक्स नहीं देने के लिए खेरा आंदोलन गुजरात में हुआ था। 1918 में ही अहमदाबाद में मिल मजदूरों का आंदोलन हुआ था और बेहतर तनख्वाह और अच्छी कार्य स्थितियों के लिए उन्होंने आंदोलन किया था। और सभी आंदोलन इनका क्या हुआ था, सफल हुआ था, जिसके कारण जो है गांधी जी का लोगों के प्रति गांधी जी का लोगों में विश्वास होने लगा कि गांधी जी बेहतर काम कर रहे हैं। उसके बाद जो है अगर हम देखेंगे रौलट आया, असहयोग आया और खिलाफत आया। अगर हम ठीक से देखें तो 1919 में जब देश में राष्ट्रवादी भावना पनप रही थी तो ब्रिटिश को ऐसा लगने लगा था कि यह जो है अब रुकने वाला नहीं है। तो उन्होंने एक कानून लाया, रौलट एक्ट कानून, जिसे हम काला कानून भी कहते हैं, ब्लैक कानून, काला कानून कहते हैं। इसमें यह था कि बिना वकील बिना दलील, मतलब कि अगर शक के आधार पर संदेह के आधार पर अगर किसी को सीधे उठा के उसको जेल में डाल दिया जाता था, जिसका विरोध हो रहा था। इसी में जो है 2 व्यक्ति को, पंजाब के 2 कांग्रेस के ही लीडर थे, उसको गिरफ्तार कर लिया गया था। और इस काले कानून में राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने, जो बताए ना उस समय जो है भारत की राजनीति में जो राष्ट्रवादी जो राजनीतिक गतिविधियां हो रहा था उसको कुचलने और राजनीतिक बंदियों को बिना मुकदमा चलाए 2 वर्षों तक की कैद की व्यवस्था की गई थी इस नियम के। यह जो रौलट एक्ट था और इसके खिलाफ जो है महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल से हड़ताल का आह्वान किया था
कि 6 अप्रैल से पूरे दिन यह जो एक्ट आया तो गांधी जी आह्वान किए थे कि 6 अप्रैल से जो है हम जो है हड़ताल का आह्वान करेंगे। लेकिन देश में जो हुआ कि हड़तालों की शुरुआत अंग्रेजों द्वारा दमन, हड़ताल की शुरुआत हुआ और अंग्रेजों द्वारा दमन किया गया। जितना भी कांग्रेस के नेता थे सभी को जेल में बंद कर दिया गया। शुरुआती में ही सबको क्या कर दिया गया, जेल में बंद कर दिया गया। और क्या हुआ था कि 13 अप्रैल, यहाँ पे 13 अप्रैल लिखो, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में एक जुलूस पर पुलिस ने गोली चलाई, उपद्रव बढ़ा, अमृतसर में मार्शल लागू हुआ, जनरल डायर ने कमान संभाली। देखो क्या हुआ था कि यह नहीं सही था। देखो हुआ क्या, इसको अगर ठीक से देखो अगर ठीक से देखो हुआ क्या कि थोड़ा इसको ठीक से समझाइए कि 10 अप्रैल को अमृतसर में एक जुलूस निकला जो इस कानून का जो रॉलेट एक्ट था उसके विरुद्ध जो है मतलब कि आंदोलन हो रहा था। एक जुलूस पर जो है पुलिस ने गोली चला दी। तो जब गोली चलाया तो उपद्रव बढ़ गया। जो राष्ट्रवादी लोग थे वह इसका विरोध करने लगे। अमृतसर में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। मार्शल लॉ लागू होता है एक तरह से मानिए तो अभी एक तरह से मानिए ना कि 144 धारा लागू हो गया। उसके बाद जो है जनरल डायर को इसका कमान संभालने के लिए दिया गया कि आप जाइए और इसका कमान संभालिए। वह क्या किया तो वही एक जलियांवाला, अमृतसर में ही एक जलियांवाला बाग था, उसी में जो है कांग्रेस के 2 नेता थे, उसको गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके विरोध में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक सभा बुलाई गई थी, जिसमें जो है लगभग 30,000 लोगों की भीड़ थी। उस पर जनरल डायर नामक एक ब्रिटिश अधिकारी था। वह लोगों को बिना जो है कहे, बिना चेताए, बिना कहे उस पर अंधाधुंध गोलियां चला दी, जिसके कारण जो है यह फिगर देख लो और इस फिगर में देखो कि कितनी लाशें जो हैं, देखो कितना, मतलब ये आंकड़ा है, सरकारी आंकड़ा तो 1000 है, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं कि इसमें लगभग 5 से 7,000 लोग मारे गए थे, लोग इसमें मारे गए थे। पुलिस जो है इस पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। देखो इस फिगर में देखो लाशों का ढेर लगा हुआ है। यही जलियांवाला एक तरह से बाग है, मानो यह बाग का यह इसी टाइप का फोटो इसमें दिया गया है और यही बाग था। इसमें देखो कि कितना यह, इस दृश्य को देखकर आत्मा जो है रूह कांप उठती है। अगर आप सच्चा देशभक्त होंगे तो ऐसी घटना देख करके क्या आपकी रूह नहीं कांपती है? कैसे हमारे लोगों पर अंग्रेजों का दमन हुआ, दमनकारी नीति कैसे अपनाता था। सत्य के लिए, मतलब कि सत्य के लिए कुछ कीजिए और उस पर गोलियां खाइए। तो कहने का ये अर्थ है कि हमारे देश में जो भी नेता लोग थे, जो भी उस समय के मतलब कि कहने का सेंस है कि जो भी क्रांतिकारी लोग थे उनका हम लोग क्या है, ऋणी है। आज उन्होंने सीने पर गोलियां खाई, तब जाकर आज हम लोग आजाद भारत में पैदा हुए हैं और गर्व से कहते हैं कि भारत एक आजाद देश है, किसी के अधीन नहीं है या किसी का उपनिवेश नहीं है। तो कहने का सेंस यह है कि यह देखो बुलेट मार्क्स जो है, यह देखो बुलेट का जो मार्क्स, कैसे गोली चलाया गया था, बुलेट का मार्क्स देख रहा है, सब बुलेट मार्क्स सब है, कैसे कैसे छेद के गोली मारे हुआ है। देखो यहाँ सब बुलेट मार्क्स, यहाँ पे देखो फिगर में अच्छा पॉइंट देखो लाए हैं फिगर, तुमको बुलेट मार्क्स है, इसको दिखा रहे हैं तुम लोग को कैसे जो है गोलियां चलाई गई है अंधाधुंध। देखो यह अंग्रेजों द्वारा, इस पर क्या अंग्रेजों द्वारा दमन कैसे किया गया जान लो कि जनरल डायर ने सत्याग्रहियों के जेहन से एक दहशत और विस्मय का भाव पैदा करने को, जनरल जो डायर था, जो सत्याग्रही था, उसके अंदर यह दहशत फैलाना चाहता था कि तुम ये सब काम मत करो। अगर तुम लोग अगर विद्रोह किया, तुम्हारे अंदर राष्ट्रवादी भावना पैदा हुई तो हम तुमको ऐसे ही कुचलेंगे, उसका मकसद था यह जनरल डायर। तो जलियांवाला बाग की खबर ने, जब यह जलियांवाला बाग की खबर लोगों को पता चला तो लोगों में गुस्सा भड़काया, तो सरकार ने भी दमन का रास्ता अपनाया। आज तुम उसके, चूंकि उसका भाई शासन था तो वह तो कुछ भी करने के लिए तैयार था। तो वह क्या किया था कि ये लोगों को
लोगों के अंदर गुस्सा भरता है, तो सरकार ने भी इसका पूरा, सरकार ने भी दमन का रास्ता अपना लिया। जमीन पर नाक, देखो जमीन पर नाक रगड़ता, लोगों को पकड़ पकड़ कर जमीन पर नाक रगड़ता था, सड़क पर घिस घिस कर चल मतलब कि सड़क पर घिसट के ले जाता था और कोड़े मारता था जैसे सजाए आम हो गई थी। लोगों को इस प्रकार सताया जाता था। जरा सुन देखिए, तो हम पढ़ा रहे हैं तो हमारा रूह कांप उठता है कि कैसे उस समय यह घटना, मतलब कि अगर सब कुछ देखिएगा कि भारत का राष्ट्रीय आंदोलन जो है ना, पढ़ने में लगता है कि हम भी क्रांतिकारी हो गए। हमको भी गुस्सा आता है कि जमीन पर देखो कैसे जमीन पर नाक रगड़ना, सड़क पर घिसट कर चलना और कोड़े मारना जैसी सजाएं आम हो गई थी। यह तो आम थी, यह तो लगभग सबको मिलता था कि जो थोड़ा अंग्रेजों के खिलाफ बोलता था यह तो आम था। उसके बाद तो था कि गोली बंदूक मारना। और गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया और तब गांधी जी ने कहा कि ठीक है, यह आंदोलन को हम वापस लेते हैं। और जो गांधी जी को एक उपाधि दिया गया था, जब गांधी जी यहाँ के लोगों को प्रेरित किया था कि आप जाइए सैनिक में भर्ती होइए और प्रथम विश्व युद्ध में जाकर लड़िए, तो उससे ब्रिटिश द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया था। उन्हें जो कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी, उस उपाधि को यह जलियांवाला बाग के बाद क्या किया गया था, जलियांवाला बाग के बाद उस उपाधि को गांधी जी लौटा दिए थे। तो कहने का सेंस ये है, यह सब इतना ही तक आज हम लोग रखते हैं। और जो है कल के क्लास में हम जो इससे आगे जो है हम लोग क्या कल के क्लास में इसको आगे हम लोग देखेंगे।